हेलो दोस्तों। तो हम देख रहे हैं वेक्टर एनालिसिस यानी कि सदिश विश्लेषण। इस चैप्टर के अंदर अगर बात करें तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सदिश को जोड़ेंगे, मतलब दो या दो से अधिक, अब अधिक सदिशों को जोड़ेंगे। और जब दो से अधिक सदिश हों तो उनको जोड़ने के लिए हम एक नया मेथड देखेंगे जिसका नाम होगा बहुभुज विधि, यानी सदिश योग की बहुभुज विधि। इसके द्वारा हम सदिशों को जोड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इस चैप्टर में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे अपन मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारी हेडिंग होगी अभी कि सदिश योग की बहुभुज विधि। तो हेडिंग है सदिश योग की बहुभुज विधि, यानी हम ये देखेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जरा इस चीज़ को देखिएगा, हम दो से अधिक जब सदिश दिए हों तो उनको किस तरीके से जोड़ते हैं इसे अपने को देखना है, यानी कि उसका परिणामी सदिश किस तरीके से निकलता है अपने को ये देखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक सदिशों को कैसे जोड़ेंगे। दो से अधिक सदिशों को कैसे जोड़ेंगे, देखिए हम सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज की बात करें तो अपने को ये दे रखा है ए, बी और ये सी, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से ये दे रखा है। अब आपको ये पता है कि जो इसमें अगर हम पीछे से देखें तो हमें ये पता है कि जहाँ पर टेल और जहाँ पर हेड मिले वही इसका परिणामी होता है, यानी कि ये होगा। ये चीज़ तो हमें पता है। अब इसको जोड़ा कैसे जाएगा वो देखिए, हम एक तरफ से चलेंगे। जो बहुभुज विधि है ना, उसमें हम यही यूज़ करते हैं। इस चीज़ को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वही तरीका कि आप ए से बी की तरफ जाइए, यानी ए बी वेक्टर ये करिए। फिर आप जाइए बी से सी की तरफ, तो बी सी वेक्टर प्लस सी से ए की तरफ जाइए तो सी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपको पता है कि हम जहाँ से चले थे अगेन अगर वहीं पे आ जाते हैं तो सभी का योग जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। आगे की कहानी है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब ये सी ए है तो ये है सी ए वेक्टर, और हमें लिखना होता है परिणामी जो होता है वो ए सी वेक्टर। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर सी ए वेक्टर है और उसे आप ए सी वेक्टर लिखना चाहते हैं तो आगे आप माइनस लगा दें, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा, आगे आप माइनस लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमें लिखना है तो लिख सकते हैं ए सी वेक्टर बराबर 0। तो इसे आप लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज हो तो अपन ऐसे करते हैं। अब आगे देखिए, एक अपने पास दे रखा है पंचभुज यानी पेंटागन, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रायंगल, इसको बोलते हैं पेंटागन यानी कि पंचभुज इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम चले थे यहाँ से इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर और यहाँ से इधर, ठीक है। ये हमारा ए है, बी है, सी, डी और ये रहा ई, इस तरीके से। अब इसे हमें जोड़ना है, इसका हमें परिणामी सदिश लेके आना है। तो इसका परिणामी सदिश किस तरीके से निकालेंगे, अब ज़रा हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, हम ए से चले थे और ए से किधर गए, बी की तरफ। तो जहाँ से शुरुआत हो रही है वहीं से हम चलना, इधर देखिए, अगर इधर जाएंगे तो उल्टा जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, तीर इधर ऐसे आप जा रहे हैं जबकि तीर इधर है,
तो आप ऐसे मत जाइए, आप हमेशा जाइए ऐसे, इधर से प्रॉपर डायरेक्शन में तीर चल रही हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर प्लस ए से कहाँ गए बी, और बी से जाएंगे, तीर किधर जा रही है बी से सी की तरफ, तो हम लिखेंगे बी सी वेक्टर प्लस सी से डी यानी कि सी डी वेक्टर प्लस डी से ई यानी कि डी ई वेक्टर प्लस ई से ए आ गए, तो ई ए वेक्टर बराबर लिखना पड़ेगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें परिणामी निकालना है, और परिणामी यानी कि रिजल्टेंट ए ई है, और हमें यही लाना होता है। तो ठीक है, चलिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, और ये आप लिखेंगे ए ई वेक्टर, तो ई ए लिखे हैं, अगर ए ई लिखते हैं तो आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा बराबर 0। अब देखिए हमें रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि सभी को जो जोड़ते हैं वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर बराबर हम लिखेंगे ए ई वेक्टर। बात कुछ पल्ले पड़ी, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये हमारा अगर कोई पेंटागन है तो उसका रिजल्टेंट किस तरीके से यानी कि परिणामी किस तरीके से निकाला जाएगा, आप ऐसे निकालेंगे। आपसे पूछेगा कि ए ई की वैल्यू क्या होगी, जब ए ई की वैल्यू पूछता है आप इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, वो आ जाएगी ए ई की वैल्यू के बराबर, ठीक है। यानी कि ए ई का मान आ जाएगा, यानी कि परिणामी सदिश का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद एक हेक्सागोन है यानी कि खष्टभुज जिसे बोला जाता है वो, ठीक है। तो अब उसे हम बनाते हैं खष्टभुज। चलिए देखिए ये हम बनाएंगे हेक्सागोन, तो इसको बोला जाता है हेक्सागोन, यानी कि खष्टभुज जो होता है ना वो है। अब यहाँ पे ये ए है, बी है, सी डी ई एफ ये है। ए से हम चले थे बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और ए से ये। तो रिजल्टेंट यानी कि फाइनल जो होगा वो आपको पता चल गया कि ए एफ है, ठीक है। अब इसे लाएंगे कैसे, तो देखिए हम चल रहे हैं ए से बी तो लिखेंगे ए बी वेक्टर, फिर हम चल रहे हैं बी से सी यानी लिखेंगे बी सी वेक्टर, प्लस सी से डी चल रहे हैं यानी कि सी डी वेक्टर, प्लस डी से ई यानी कि डी ई वेक्टर ये चलेंगे, फिर ई से एफ तो हम चलेंगे ई एफ वेक्टर, प्लस अब एफ से ए आ रहे हैं तो एफ ए वेक्टर बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखिए हम लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए हमें ए एफ चाहिए और यहाँ पे एफ ए है तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा और एफ ए वेक्टर बराबर 0। तो जो हमारा इसमें परिणामी आएगा वो आएगा क्या, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर बराबर आ जाएगा ए एफ वेक्टर। तो इस तरीके से हम परिणामी सदिश निकालते हैं और ये होता है बहुभुज विधि यानी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम बहुभुज विधि द्वारा 2 से अधिक जब सदिश होते हैं तो उनको अपन जोड़ते हैं, ठीक है। कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसके आगे, तो जब हम एक्सरसाइज कराएंगे यानी कि जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसी पे बेस्ड। तो वहाँ पे अपन देखेंगे। अब देखिए हम ये चीज़ देखने के बाद अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वेक्टर एडिशन यानी सदिश योग पर बेस्ड। चलिए अब जरा आप देखिए, अभी आपके बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखेंगे, आप उनको देख लीजिएगा। हाँ जी,
आप लोग क्या करिएगा कि ये चैप्टर थोड़ा मजबूती से आपको पढ़ना है, मतलब इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे ये उतनी ज़्यादा आपकी अगले चैप्टर्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अब बोर्ड स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखिए, दे रखा है क्वेश्चन हमारा, पहले नंबर का क्वेश्चन है क्या वो देखिए। बोल रहा है कि दो सदिश जिनके परिमाण 3 हैं, दोनों के परिमाण 3 हैं, एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनका परिमाण और उनकी दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों के बीच में कोण दे दिया है ना, तो हम इसको अच्छा इसका परिमाण बताना है और इसकी दिशा बतानी है। तो जो हम पढ़े थे समांतर चतुर्भुज का नियम, उसी नियम के द्वारा हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक दे रखा है ये, दूसरा आपका सदिश दे रखा है ये। ठीक है, और दोनों का परिमाण दे रखा है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो देखिए ये दे क्या रखा है, ए वेक्टर का मॉड, आप इसे ये बोल सकते हैं ए वेक्टर का मॉड, और ए वेक्टर का मॉड क्या होता है ए, और ये दे रखा है 3। बी वेक्टर का मॉड ये होगा आपका बी के बराबर, और बी क्या दे रखा है 3। दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें दो चीज़ बताना है, पहला बताना है इसका परिमाण। ठीक है, परिमाण बताना है, और हाँ उनका परिमाण और उनकी दिशा। तो पहला परिमाण, और परिमाण में आप ये बोल सकते हैं कि परिमाण नहीं परिणाम बताना है। ठीक है, यानी कि हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट, हमसे ये पूछ रहा है रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमसे रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो इसमें परिणाम ये। दूसरा हमें बताना है दिशा, दिशा का मतलब डायरेक्शन, हमें ये दो चीज़ें बतानी हैं। अगर हम परिणाम की बात करें तो r बराबर रूट में आप ये लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिखेंगे। तो r बराबर आपका आ जाएगा रूट में a की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, b की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3, b की जगह 3, और लिखेंगे cos 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये आपको पता है, आपने 10th में पढ़ रखा है। अब देखिए इसमें 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, तो 9, और चलिए एक बार देख लेते हैं, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 प्लस, अच्छा इसको ऐसे ही लिखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r बराबर आ जाएगा रूट में ये 9, अच्छा इसको 9 और 9 18 प्लस 3 त्रिके 9, ये आ गया। r बराबर आ गया रूट में 18 9 27। ठीक है, तो 27 को लिखते क्या है, 27 को हम लिख सकते हैं 3√3, यानी 3√3, इतना आ गया। तो ये आपका आ गया परिणाम, यानी रिजल्टेंट जो आया है वो 3√3 आएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं रिजल्टेंट की दिशा, यानी कि इसकी दिशा देखते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए ये जो दिया गया है ना 3√3, इसी के बीच में होगा, तो ये आपका आएगा r, और r की वैल्यू आ गई है 3√3। अब हमें बताना है कि जो इससे यानी कि b से ये कितने एंगल पर होगा, ये अपने को बताना है। आप a ये लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, b ये लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बताएंगे कि b से इतने एंगल पर है और a से इतने एंगल पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए हम इसकी दिशा के बारे में बात करेंगे। तो दिशा का फॉर्मूला एक बार देखिए, सोच के देखिए आपको याद है कि नहीं याद है, याद है? आप आगे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ लिखते थे tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा, ये कैपिटल B लिख सकते हैं, अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता था।
cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, ये होती है। ठीक है, चलिए आगे की कहानी अपन समझते हैं। tan अल्फा बराबर b की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 और ये sin 60 ये रखेंगे बटे में a की जगह क्या रखेंगे 3, b की जगह 3, cos 60 ये रखेंगे, तो 3 गुणे cos 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 3 प्लस 3 गुणे cos 60 की वैल्यू 1/2 ये आएगी। इसे आप क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे 3√3/2 बटे में, अब देखिए यहाँ पर 3 एक कम 3, तो इसे जो आप लिख सकते हैं इसे क्या, चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं अपन, तो ये आएगा 3 प्लस 3 एक कम 3, तो यानी 3/2 एलसीएम अब लीजिए, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 दूनी 2, तो 2 तिहाई 6 प्लस 2 एक कम 2, तो 1 तिहाई 3 ये, तो 6 और 3 कितना होगा 9/2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 9/2, तो बीच का बीच में गुणा होता है और नीचे का ऊपर गुणा होता है, ये पता ही है आपको, तो यहाँ लिखिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणे 3√6, 2 गुणे 9, तो 2 गुणे 9, 2 से 2 गया और 3 त्रिके 9, ये हो गया। तो देखिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं √6/3, चाहे तो आप tan अल्फ़ा की वैल्यू ये लिख दीजिए, या आगे हम थोड़ा आपको बताते हैं कि √6 को आप क्या लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 ऐसा, यानी इसे लिख सकते हैं √2 गुणे √3 ये लिख सकते हैं। नीचे की अगर बात करें तो 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 ये लिख सकते हैं, तो 3 से 3 आप कैंसिल कर देंगे, √2/3 बचेगा, तो यहाँ पे आप √2/3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो tan अल्फ़ा की आपकी वैल्यू आई है √2/3 आई है, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ से अल्फ़ा आपको निकालना पड़ जाए तो अल्फ़ा किस तरीके से निकालेंगे आप वो भी देख सकते हैं, ज़रा यहाँ अब ध्यान से देखिए, ये तो आ गया ना समझ में, तो हम इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर आपका आ गया है √2/3 ये आया है। अगर अल्फ़ा आप लिखते हैं तो हमने पीछे आपको ये चीज़ दिखाया था कि इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स √2/3, आप ये लिख सकते हैं, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि जो अल्फ़ा है यानी कि जो इसकी दिशा है वो b से कितने डिग्री पर है, तो आप बोलेंगे tan इनवर्स √2/3। इसमें कोई प्रॉपर वैल्यू आपको नहीं बतानी है, जिस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आपके सामने आंसर ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपसे बोलता है इसके आगे सॉल्व करिए तो इसके आगे क्या करेंगे, √2 के प्लेस पे 1 यहाँ पे रखेंगे 1.4, √3 के प्लेस पे 1.7 यही रखेंगे, काटे पीटेंगे, आप आगे भी आंसर इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए आप क्या करिए कि इसको अगेन ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आपको होता है थोड़ा बहुत, तो आप वीडियो को क्या करिए फिर से रिवर्स करके आप फिर से देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मतलब आप ये मानिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आपको ये चैप्टर में एकदम सारी बातें ध्यान होनी चाहिए, आप भूलेंगे नहीं। हाँ जी चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है कि ये सेकंड नंबर है कि 2 सदिश जिसका परिमाण 10 यूनिट है, दोनों के परिमाण 10 यूनिट है। ठीक है, पहला सदिश x एक्सिस से 30 अंश का कोण बनाता है और दूसरा सदिश x एक्सिस से 120 अंश का कोण बनाता है, तो परिणाम और दिशा ज्ञात करिए। ठीक है, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या दे रखा है, आप यहाँ से बनाइए एक x एक्सिस और y एक्सिस, ये रहा, ये x एक्सिस है,
बोल रहा है कि जो पहला सदिश है वो एक्स एक्सिस से 30 अंश का कोण बना रहा है, मतलब यहाँ से ये जो है वो 30 अंश का कोण बना रहा है, इसे आप ए वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। ये अब बोल रहा है दूसरा जो है वो एक्स एक्सिस से, आपको ये पता है ना कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से जो दूसरा है वो 120 अंश का कोण बना रहा है, मतलब ये, तो ये आपका बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो 120 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो अपने को देखो, एक तो दिशा ज्ञात करनी है और दूसरा क्या ज्ञात करना है, परिमाण। तो परिमाण ज्ञात करते समय जो थीटा की ज़रूरत पड़ती है वो थीटा किसके बीच में आता है, हम कहेंगे कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इन्हीं के बीच का एंगल हम देखते हैं। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो कोण होगा, आप यहाँ से देखिए कितना आएगा, 30। ये टोटल क्या है 120, 120 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 90 अंश। तो यानी कि अपने को ये देखने को मिल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो कोण आएगा वो एक्चुअल में 90 डिग्री आएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो कोण आएगा वो आएगा 120 अंश माइनस 30 अंश, यानी ये आएगा 90 अंश, यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए हमको एक चीज़ और दे रखा था कि जो ए वेक्टर है, जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का परिमाण, इसको आप स्मॉल ए लिख दीजिए, कैपिटल ए लिखिए, आपकी मर्जी, ये दे रखा है 10 यूनिट। जो बी वेक्टर का मॉड है, यानी कि जो इसका परिमाण बी है, वो भी दे रखा है 10 यूनिट, ठीक है, ये दे रखा है। और अपने को पहला पूछ रहा है परिमाण, तो परिमाण का मतलब आर बराबर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे आर बराबर रूट में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब फिर से 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए के प्लेस पे 10, बी के प्लेस पे 10, और यहाँ लिखेंगे कॉस 90, सॉरी कॉस 90 डिग्री, ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से cos 90 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा 0। तो r बराबर बचेगा रूट में 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 बनेगा रूट में 200, ये बचा ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 10 गुणे 10, ये लिख सकते हैं। तो ये एक 10 बाहर आ जाएगा तो 10 रूट 2 आएगा, यानी कि जो इसका परिमाण आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 10 रूट 2, ठीक है। अब अपने को क्या बताना है, 10 रूट 2 तो आ गया, लेकिन अपने को ये बताना है कि ए वेक्टर से वो कितने अंश के कोण पर है, मतलब एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, यानी कि डायरेक्शन। तो हमें दिशा बतानी है, इससे ए वेक्टर से दिशा बतानी है, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें, ये 10 रूट 2 आ गया है ना, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आर की वैल्यू 10 रूट 2 आ गई है, ठीक है। चलिए आगे की कहानी अपन समझते हैं। हाँ जी, अब हमें बतानी है दिशा। दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन, तो बतानी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आप देखिए क्या करेंगे, अपने को पता है कि tan अल्फ़ा बराबर होता क्या है, यहाँ पे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए tan अल्फ़ा बराबर लिखेंगे बी की जगह क्या है 10, बी की जगह 10, तो 10 और साइन 90, थीटा के प्लेस पे 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए की जगह रखेंगे 10, बी की जगह 10 और कॉस 90 क्या है 0, तो 0 का इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0।
तो 10/10 बनेगा, तो 10/10 यानी आएगा कितना, 1 आएगा। तो देखिए आया यहाँ पे ये है कि tan अल्फ़ा की वैल्यू 1 है। आपको हम बता दें कि जो tan 45 डिग्री होता है ना, tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से आप देखिए क्या लिखेंगे कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है 45 डिग्री, इसे लिख सकते हैं π/4। 45 डिग्री या π/4 भी लिखा जाता है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बात पल्ले पड़ी, तो यानी कि ये दे रखा है कि अब इन दोनों के बीच की बात हो रही है कि ए से वो कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90। ए और बी के बीच का कोण 90, ये बीच में कहीं आएगा 45, तो ये आपका आएगा 45 डिग्री। और जो आपका ये रिजल्टेंट आया है यानी r बराबर 10√2, ये है ए से 45 डिग्री के कोण पर। ए से कितने डिग्री के, 45 डिग्री के कोण पर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे की कहानी समझते हैं अपन। देखिए इस चैप्टर में जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करते हैं तब तक आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इसमें समझिए कि थ्योरी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना न्यूमेरिकल किए थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए आपको न्यूमेरिकल साथ में करना पड़ेगा। हम आपको पूरी PDF प्रोवाइड कर देंगे और उसमें आप देखेंगे कि जितने न्यूमेरिकल्स होंगे आप उतने कम से कम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की कहानी देखते हैं। हाँ जी, 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है कि 2 बल जिनके परिमाण क्रमशः 5 न्यूटन तथा 4 न्यूटन हैं, एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर कार्यरत हैं, उनके परिणामी बल व परिणामी बल और दिशा ज्ञात करिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक 5 न्यूटन, दूसरा 4 न्यूटन और दोनों के बीच का एंगल 60 अंश है, ठीक है। जरा समझिए, अपने को दे रखा है कि एक जो है वो है मान लीजिए ऐसे कि ए वेक्टर का मॉड, तो ए वेक्टर का मॉड यानी हम बात कर रहे हैं ए की, ये दे रखा है आपका 5 न्यूटन, हाँ 5 न्यूटन ये दे रखा है। इससे बोल रहा है कि 60 अंश के कोण पर एक बी वेक्टर है और इसके अगर बी वेक्टर के मॉड यानी बी की बात करें तो ये दे रखा है 4 न्यूटन, ये दे रखा है, हाँ जी। और दोनों के बीच का जो कोण दे रखा है वो 60 अंश है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि जो परिणामी आएगा उसकी दिशा क्या होगी और उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू आपकी दे रखी है 5 न्यूटन, बी की वैल्यू दे रखी है 4 न्यूटन, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आर की। अच्छा थीटा कितना दे रखा है, थीटा आपका दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 चीज़ पहले लिख लीजिए। देखिए cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। आप ये 2 चीज़ें लिखे रहिएगा। चलिए यहाँ से हम देखेंगे r बराबर रूट में a का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4 और यहाँ से cos 60 आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए r बराबर लिखेंगे आप रूट में, देखिए समझिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस इसको आप जैसे वैसे लिखिए 2 × 5 × 4 × cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r बराबर आ गया रूट में। अब देखिए 5 चौको 20, तो ये लिखेंगे 25, सॉरी ये आपका आएगा 25 प्लस ये 16 प्लस 5 चौको 20। अब ज़रा सबको आप जोड़िए कितना आएगा, रूट में 6 5 11 ये आ गया, 2 1 3 2 5 1 6, रूट में 61 आ गया, ठीक है। रूट में कितना आ गया 61 आ गया।
तो रूट 61 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, वर्गमूल अपन निकाल नहीं सकते, इसलिए आर की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 61 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो आर आएगा यानी कि आर, उसकी वैल्यू आएगी रूट 61 न्यूटन। ठीक है, रूट 61 न्यूटन आएगा। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा है इसके बाद कि इसकी दिशा बताइए, जो परिणामी आया है उसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा हम बताते हैं ए से, या आप बता सकते हैं बी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप ए से बताते हैं तो आपको क्या ऊपर लेना होता है, और जब बी से बताते हैं तो आपको क्या लेना होता है। ठीक है, तो हम ए से बताएंगे तो लिखेंगे tan अल्फ़ा बराबर, ये फॉर्मूला क्या होता है, बी कॉस बी साइन, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, हम इतनी बार लिख दिए हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए। ये चलिए समझिए आगे, बी की जगह क्या लिखेंगे 4, तो 4 और साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, तो रूट 3/2 अपॉन ए की जगह क्या लिखेंगे 5, तो 5 प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे 4, तो 4 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 2 जा 4, ये आ गया। अब देखिए आया आपका 4 गुणे, ये 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या आ गया है, ऊपर आपका आ गया है 2√3/5 और 2 7, ये आ गया। ठीक है, यानी कि जो tan अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आई है वो इतना आया है। तो अल्फ़ा बराबर आपको पता है कैसे लिखा जाता है, tan इनवर्स 2√3/7, और ये आपका आ गया दिशा। यानी कि जो आपका परिणामी सदिश आएगा r, ये इससे इतने एंगल पर होगा, कितने एंगल पे, tan इनवर्स 2√3/7 इतने कोण पर होगा। ठीक है, बात पल्ले पड़ी, जरा कॉपी करिए। गरीब बाप रे बाप। हाँ जी, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठंडी के कारण बोर्ड भी नहीं मिट रहा है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है। दे रखा है कि दो बलों के परिमाणों का अनुपात 3:5 है तथा उनका परिणामी 28 न्यूटन है। बलों के बीच का कोण 60 अंश है, तो बलों के परिमाण ज्ञात करिए। देखिए दे रखा है कि जैसे एक बल आपका ये है, दूसरा ये है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका F1 है और ये आपका F2 है। ठीक है, परिमाण, तो ये F1 वेक्टर और ये F2 वेक्टर, और इनका ले लेते हैं अपन मॉड, यानी कि F2 ये कुछ दे रखा है, F1 की बात करें तो ये F1। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है कि F1 और F2 का जो अनुपात है वो दे रखा है 3/5, ये दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा मान लेंगे कि जो F1 है मान लेते हैं कि 3x है, और जो F2 है वो मान लेते हैं 5x है। देखिए बिना माने आप नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ऐसे ही मान के करना पड़ेगा। तो जब F1 की बात करेंगे तो F1 कितना आ गया है 3x आ गया है, अगर F2 की बात करें तो वो आ गया है आपका 5x ये। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल अगर देखा जाए तो ये दे रखा है 60 डिग्री, आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं साइन 60 की वैल्यू, क्योंकि एंगल अपने को दे रखा है, एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो दे रखी है वो है 1/2। ठीक है, हम इसका रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं। तो देखिए आर, अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दे रखा है आपका आर,
और आर यानी रिजल्टेंट दे रखा है 28 न्यूटन यानी 28 न्यूटन, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे की कहानी क्या है। आर बराबर रूट में अपन लिखेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री, ये लिखेंगे। आगे देखिए R बराबर अपन लिखेंगे रूट में F1 की जगह रखेंगे 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस F2 यानी 5x का होल स्क्वायर प्लस 2, F1 के प्लेस पे आप रखेंगे 3x, F2 के प्लेस पे 5x और cos 60 की वैल्यू 1/2। ये देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। R की वैल्यू की बात करें तो R 28 न्यूटन दे रखा है रूट में। अब देखिए 3x का होल स्क्वायर, 9x का स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखिए 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 15, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए 28 बराबर आप देखेंगे इसमें तो ये आएगा 5 5 10 और 9 19, हाँ 2 1 और 2 1 2 3 और 1 4, ये x स्क्वायर। तो यहाँ से 28 बराबर 49 का स्क्वायर रूट यानी कि 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और x स्क्वायर का x। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 28/7 यानी कि आएगा 4, 7 चौक को 28, ये आ गया। x की वैल्यू 4 आ गई है, यहाँ पुट करिए तो देखेंगे कि F1 बराबर 3 × 4 यानी कि आ जाएगा 12 न्यूटन। F2 देखेंगे तो F2 बराबर 5 × 4 यानी ये आ जाएगा 20 न्यूटन। बात पल्ले पड़ी। तो यहाँ से जो हमसे पूछा था वो हम बता दिए हैं कि जो परिणामी सदिश आया है, हाँ जो परिणामी सदिश 28 न्यूटन दे रखा था, जो पहला सदिश है उसका परिमाण जो है वो आपका कितना है 12 न्यूटन और इसका कितना है 20 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको क्वेश्चन करना होता है, आप क्वेश्चन करेंगे तभी जाके आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ और उसमें हम सब्सट्रैक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।